गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपनी सेकेंड स्टोरी पढ़ ही रहे हैं, आज हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और होपफुली कि नेक्स्ट वीडियो आने तक ये स्टोरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, आपको पता ही है। स्टोरी एक बेबी मंकी के बारे में है, जिसको कि दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से कुछ 5 रुपये में ख़रीदा था। और जो है उसको जब ख़रीदा था तो उसको अपने घर में पालतू बनाने का उन्होंने क्या है डिसाइड कर लिया था, घर में लेके आ गए थे। टोटो के बारे में हमको ये बताया जाता है कि वो दिखने में बड़ा ही प्रिटी सा था, ब्राइट आईज़ उसकी थी, जब वो हंसता था तो वो स्पार्कल करती थी और उसके जो टीथ थे वो पर्ली वाइट थे, जिसको देखकर एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी वो भी डर जाती थी। ये हमने पढ़ा था। और उसके हाथों के बारे में हमको ये बताया गया था कि उसके हाथ तो ऐसे मतलब कि रूखे सूखे से थे, जैसा कि बहुत सालों तक सूर्य के प्रकाश में उसको सुखा कर रखा गया हो। फिंगर्स उसकी क्विक थी और विक्ट थी, और जो उसकी टेल थी वो उसके थर्ड हैंड का काम करती थी। जो कोई भी चीज़ उसके हाथ की पहुंच से बाहर होती थी वो उसको पूंछ की सहायता से उठा लेता था। ये हमने इसमें देखा था। आगे हमने इस स्टोरी में ये देखा था कि जब दादाजी उसको टोटो को घर पे लेके जाते हैं तो दादाजी का एक बेटा वो क्या पोता है, उसको ये बात पता है, लेकिन उन्होंने फैमिली में किसी को भी ये बात नहीं बताई है कि वो एक बंदर को भी पेट बना कर लेके आए हैं। रीज़न ये है कि जो दादी माँ है उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, और दादाजी जब कभी भी कोई नया जो पशु या फिर कोई पक्षी भी लेके आते थे, एनिमल भी लेके आते थे, तो दादी जी जो थी वो बड़ी ही नाराज़ हो जाया करती थी। तो ग्रैंडफादर और जो उसका पोता है उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी जो प्रेजेंस है टोटो की उसको हिडन रखेंगे घर वालों से। तो उन्होंने पहल उसको वॉल के जो अलमारी उसमें छुपा कर रखा, जहाँ पर उसने उसका ब्लेजर फाड़ दिया था। ये पहला नुकसान उन्होंने किया था, दीवार को भी ख़राब कर दिया था, खूंटी को भी हटा दिया था। और दादाजी जो थे उसके कारनामे से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अगले दिन दादाजी अपनी जो है पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाते हैं कुछ, तो उसको टोटो को साथ में लेके जाते हैं, और साथ में भी इस प्रकार लेके जाते हैं कि उसको एकदम से पैक करके लेके जाते हैं कि बाहर निकलने का कोई निशान तक ना हो। बेचारा बंदर है, उसका तो दम घुटेगा ही। तो प्लेटफॉर्म पे क्या है कि उस बैग के अंदर ही उछल कूद मचाना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर कि क्या है कि आसपास की जितनी भी जो भीड़ है वो तमाशे को देखकर वो इकट्ठी हो जाती है। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जो टिकट कलेक्टर है उसको ये पता चलता है कि इसके बैग के अंदर कुछ न कुछ है, तो वो क्या है उसको डॉग समझ लेता है। डॉग समझ लेता है तो वो दादाजी से बोलता है कि आप इसका किराया दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दादाजी उससे बहस करने लगते हैं कि आप एक बंदर को डॉग के बराबर क्वालिफाइड नहीं कर सकती हो, क्योंकि इसका किराया इसके बराबर लग ही नहीं सकता है। तो जो है टिकट कलेक्टर वो ये कहता है कि इसका किराया आपको देना ही होगा, क्योंकि टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। क्योंकि टोटो का जो वर्गीकरण है वो तो टिकट कलेक्टर ने एक डॉग के रूप में कर दिया था, इसलिए वो तो उसका किराया लेगा ना। तो 3 रुपये तो है उसके किराए के रूप में ले लिए गए थे। यहाँ तक हमने इस स्टोरी को पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था, मैं मार्क करके भी गई थी, आपको पता हो शायद, ये फेयर तक अपन ने पढ़ा था। ये लाइन मैंने कंप्लीट की थी कि एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। किराए के रूप में 3 रुपये का भुगतान किया गया था। तो चलिए आज इस स्टोरी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे क्या होता है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" फिर जो ऑन बैक, गेट हिज ऑन बैक जो यहाँ पर फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए। इसका मीनिंग पूरा ही लिख लो आप लोग, टू गेट हिज ऑन बैक यानी कि अपना पक्ष जो है वो सिद्ध करने के लिए। पॉकेट यानी कि जेब, आप जानते ही हो। और कोई तो इसमें टिपिकल वर्ड नज़र नहीं आया है, आएगा तो आप लोग अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लेना, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी या फिर ओरल बताऊंगी, ठीक है। फिर दादाजी ने अपना ये पक्ष सिद्ध करने के लिए, कौन सा पक्ष, कि एक चौपाया का किराया क्या है कि एक बंदर के बराबर नहीं हो सकता, ये पक्ष था कुछ उनका। तो दादाजी ने क्या है कि अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए अपनी पॉकेट से वो क्या है कि एक टोटोइस जो उनका पालतू जो कछुआ था उसको बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका कितना भुगतान करना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सभी जो पशु हैं उनका चार्ज लेते हैं, जानवरों का चार्ज लेते हैं, किराया लेते हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge." अब जो टिकट कलेक्टर है, looked closely यानी कि समीप से देखा, हाईलाइट कर लेती हूँ, आप लोग देख लो। looked closely का मतलब होता है समीप से देखा,
प्रोडेटेड इट, प्रोडेट का मतलब होता है दबाना, प्रेस करना या फिर दबाना, PRODED। प्रोडेट का मतलब होता है प्रेस करना, दबाना। हिज फोर फिंगर, फोर फिंगर का मतलब हो गया इंडेक्स फिंगर, FOREFINGER। फोर फिंगर का मतलब इंडेक्स फिंगर यानी कि अपनी तर्जनी जो उंगली होती है हाथ की, जो फोर फिंगर्स में होती है, जो फर्स्ट जो फिंगर होती है उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। तो टिकट कलेक्टर ने बड़ी ही क्लोजली, बड़ी निकटता से उस कछुए को देखा, हल्के से अपनी फोर फिंगर से उसको प्रेस किया, दबाया, और गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रिम्पंट लुक एंड सेड नो चार्ज। और दादाजी को अपनी विजयी जो मुस्कान है वो देते हुए कहा, कोई किराया नहीं। इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि ये कुत्ता है ही नहीं। ट्रिम्पंट का मतलब होता है विजयी, ठीक है ना, TRIUMPHANT। ट्रिम्पंट का मतलब होता है विजयी, प्लीज्ड प्रसन्नता, ठीक है। तो वो जो दादाजी को विजयी स्माइल देते हुए क्या कहता है कि इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये तो डॉग है ही नहीं। नेक्स्ट पेज। अब आप लोग देखो, ये देख सकते हो सीन जिसमें क्या है, ये टिकट कलेक्टर है, दादाजी आपस में बहस कर रहे हैं, सहारनपुर का स्टेशन है, और बेचारा मंकी देखो कैसे उस थैली के अंदर बैठा हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि क्या उसका सीन हुआ होगा, आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana। कंफर्टेबल का मतलब आप लोग जानते ही हो, आरामदेह है, ठीक है। कंफर्टेबल का मतलब हो गया आरामदेह है। और यहाँ पर जो वर्ड है कंपेनियन, कंपेनियन का शायद मैंने पहले बताया था आपको, साथी, है ना। कंपेनियन का मतलब साथी। और स्टेबल, ये न्यू वर्ड है इस लाइन का। स्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्तबल। स्टेबल, अस्तबल तो वैसे अपन घोड़ों के रखने के लिए यूज़ में लेते हैं, लेकिन स्टेबल क्या है कि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो अपने पालतू पशु होते हैं उनको हम रख सकते हैं। अस्तबल है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब निश्चित रूप से, जब फाइनली यानी कि अंतिम रूप से दादी माँ ने टोटो को स्वीकार कर लिया था, तो टोटो को उनके अस्तबल में एक आरामदेह स्थान दिया गया, उनके घर के अस्तबल में एक आरामदेह स्थान दिया गया, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक तो उसकी प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते हैं। तो दादी माँ को कभी ना कभी तो ये पता चलना ही था कि उनके घर में क्या है कि एक पेट मंकी भी है। तो यही है कि कुछ दिनों बाद में उनको पता चल जाता है कि जब दादी माँ द्वारा जो टोटो को फाइनली यानी कि निश्चित रूप से एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया था, तो उनके जो घर का अस्तबल है वहाँ पर टोटो को एक आरामदेह स्थान दे दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। वहाँ पर हमारी परिवार की जो गधिन, जो नाना थी, उसकी साथी थी। अब देखो, इन्होंने हमको ये तो शुरुआत में पता ही था इस स्टोरी में कि जो दादाजी थे वो क्या है, पेट लवर्स थे। बहुत से पेट्स उन्होंने क्या है कि पाल रखे थे, प्राइवेट जू भी उन्होंने बना रखा था, ये हम जानते हैं। अब उन्होंने एक क्या है, गधी को भी क्या है पालतू बना रखा था। इसका नाम क्या था, नाना। आप लोग नोट कर लेना, कोई क्वेश्चन में इसका आंसर जरूर आएगा। तो वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, वहाँ पर हमारी परिवार की गधिन नाना उसकी साथी थी। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। टोटो की जो अस्तबल में पहली रात्रि थी, तो दादाजी ये देखने गए थे कि वो वहाँ पर आराम से तो है कि नहीं है। ये देखने के लिए दादाजी जब उसको पहली रात्रि को अस्तबल में देखने के लिए गए, टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। बंडल ऑफ है का मतलब यहाँ पर होता है कि भूसे का ढेर। इसको देखो, बंडल तो क्या है, बंडल हो गया एक तरीके से। हे, HAY, हे का मतलब होता है भूसा या चारा। पुलिंग, PULLING, पुलिंग का मतलब होता है खींचना। विदाउट अपारेंट कोज, विदाउट अपारेंट कोज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के। विदाउट अपारेंट क्रोज का मतलब होता है कि बिना किसी रीज़न के। कोज, CAUSE, कोज का मतलब होता है कारण। विदाउट अपारेंट, बिना किसी के, ठीक है। तो जब दादाजी जब फर्स्ट नाइट जब टोटो की वहाँ उस अस्तबल में थी, ये देखने के लिए कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल तो है कि नहीं है, तो वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं कि टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट कॉज।
पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। तो वहाँ पर जो है वो दादाजी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो नाना है वो बिना किसी कारण के, नाना जो है, नाना कौन है, गधी है, तो नाना जो है अपना बिना किसी रीज़न के अपनी रस्सी को खींच रही थी और न जाने क्यों भूसे के ढेर से अपने सिर दूर हटाने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, और न जाने क्यों भूसे के ढेर से अपना जो सिर है उसको हटाने का प्रयास कर रही थी। होल्टर जो क्या है कि देखो यहाँ पर मैं बताया नहीं, होल्टर वैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि होल्टर क्या होता है, HALTER। होल्टर का मतलब एक तरीके से ये होता है कि जो घोड़ी के गर्दन पे जो बांधी जाने वाली रस्सी होती है ना, उसके लिए बोला जाता है ये वर्ड। और पुलिंग का मतलब ड्रैग करना, खींचना। ठीक है, तो पहली रात्रि को दादाजी ये देखने गए थे कि टोटो वहाँ पर कंफर्टेबल है कि नहीं, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि उनकी जो फैमिली जो गधिन थी, है ना, पेट, वो क्या है कि बिना किसी रीज़न के क्या है कि अपनी रस्सी को खींच रही थी और न जाने क्यों अपना जो भूसे का ढेर वहाँ पर लगा हुआ था वहाँ से क्या है कि अपना जो सर है उसको दूर हटाने का प्रयास वो कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस का मतलब पुट्ठे, बैक साइड जो होती है उसके लिए बोला जाता है। हॉन्चेस का मतलब होता है पुट्ठे, जो पशुओं का बैक साइड होता है उसके लिए बोला जाता है। तो ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो दादाजी ने उसके गधी के हॉन्चेस पर एक जोर से थप्पड़ लगाया। एंड शी जर्क अबैक। जर्क अबैक का मतलब होता है कि झटके से पीछे हो जाना। जर्क वर्ड अपन ने शायद लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी में भी पढ़ा था, है ना, आप लोगों को इसका पता ही होगा। एंड शी जर्क्ड बैक, और वो झटके से पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो उसके साथ में खींचा खींचा चला आया पीछे पीछे। ठीक है, तो टोटो ने जरूर यहाँ पर भी कोई ना कोई करतूत की ही होगी। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पुल करना। ये देखो यहाँ पर देखो दो सिनोनिम्स एक दूसरे के हमको यहीं मिल गए। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, और जो यहाँ पर पुलिंग है इसका मतलब भी होता है खींचना। तो दोनों परस्पर क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ड्रैगिंग एंड पुलिंग। ऑलराइट, दोनों का मतलब क्या होता है, खींचना। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को साथ में लेकर वो क्या है, खींचा, खींचकर टोटो उसके साथ में खींचा चला आया। ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। फासन, फासन का मतलब क्या आता है, जो अपन जकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, गड़ा देते हैं ना, उस चीज़ के लिए बोला जाता है। एक तरीके से क्या है कि जकड़ कर कोई चीज़ को अपन इस तरीके से ना, मतलब कि टाइटली पकड़ लेते हैं कि अपने क्या है कि मार्क उस समय बहुत देर तक रह जाते हैं, गड़ जाते हैं। तो ही हैड फासन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। तो वो क्या देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि दादाजी जो है, जो नाना की जो लंबे लंबे जो कान थे, गधी के लंबे लंबे कान ही होंगे, तो नाना के जो लंबे लंबे जो कान थे वहाँ पर क्या है कि टोटो ने अपने जो तिखे और जो छोटे छोटे दांत थे वो वहाँ पर गड़ा रखे थे। ठीक है ना, तो स्टोरी हमारे सामने क्लियर होगी कि क्यों जो नाना है वो ऐसे हरकतें कर रही थी, क्यों अपना जो सर है वो खींच रही थी रस्सी से। क्यों खींच रही थी, क्योंकि टोटो ने वहाँ पर क्या करतूत की थी कि उसके कानों पर क्या है कि अपने जो छोटे छोटे तिखे तिखे दांत है वो गड़ा रखे थे, तो बेचारी दर्द के मारी खींच रही थी भूसे के ढेर से अपना सर पीछे की साइड। ठीक है, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब देखो, जब ग्रैंड मदर के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया है तो घर में बहुत सी चीज़ें उसकी पसंद की भी होगी, बहुत सी चीज़ें उसकी नापसंद की भी होगी। तो हम क्या है कि उसकी अब देखते हैं कि आवभगत कैसे होती है। हॉस्पिटैलिटी भी तो करेंगे ना लोग भाग, तो देखते हैं कि नानी वो जो दादी माँ है वो क्या करती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए सर्दियों की जो शाम होती थी, ठीक है ना, टोटो के लिए जो सर्दियों की जो संध्या होती थी उस समय जो दादी माँ उसके लिए बहुत बड़ी आवभगत करती थी वो ये कि उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्तन पानी का, उसके लिए गर्म पानी का भर के रख देती थी नहाने के लिए। ठीक है ना, सर्दियों में हम भी गर्म पानी से नहाते हैं। और पुराने समय में क्या था कि पुराने समय में क्या है कि जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पुराने समय में हमारे घर में जो बकेट होती थी वो सूर्य का प्रकाश आता था वहाँ पर रख देते थे और बच्चे बेचारे सुबह सुबह जल्दी नहाने के बजाय 1-2 बजे तक आसानी से नहा लेते थे।
देखते हैं ना हम लोग। और पशुओं को भी नहलाने के लिए आज भी प्रेजेंट समय में कुछ एक फैमिलीज ऐसी है जो पशु वगैरह पालती है, वो क्या करती है कि जो पशुओं को नहलाने का जो पानी होता है उसको सूर्य के प्रकाश में रख देती है। तो क्या है कि न तो वो ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, आराम से वो नहा लेते हैं। तो सर्दियों की जो संध्या में जो टोटो के लिए जो बड़ी सी आवभगत जो दादी माँ करती थी वो ये कि उसके जो नहाने का जो पानी है वो नहाने का जो गर्म पानी है वो उसके लिए बड़े बाउल में भरकर वो रख देती थी। He would cunningly test temperature with his hand. Cunningly का मतलब होता है चालाकी से। CUNNINGLY cunningly का मतलब होता है चालाकी से। टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है। तो he would cunningly test the temperature with his hand. वो अपने हाथों से बड़ी चालाकी से उसका तापमान चेक करता था। उसको ये मतलब कि तापमान भी कैसे कि गर्म है कि ठंडा ये चेक करता था। Then gradually step into the bath. फिर वो धीरे से नहाने के लिए इसमें प्रवेश करता था। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, GRADUALLY, ग्रेजुअली मीन्स धीरे से, ठीक है। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बैथ, फिर नहाने के लिए धीरे धीरे इसमें प्रवेश करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पैर डालता था, ठीक है ना। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पैर पानी में डालता था। देन द अदर, फिर दूसरा। पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है कि एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखता था। किसे? उस बच्चे को। स्टोरी किसके द्वारा नरेट की जा रही है हमको? उस छोटे बच्चे द्वारा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखा था। और बंदर हम लोग जानते हैं कि मिमिक्री में एक्सपर्ट होते हैं, जो जैसा करता है उसको क्या है मिमिक्री करते हैं। कैप्सुलर वाली स्टोरी हम सब नहीं पढ़ी है, हम जानते हैं ना वो टोपी विक्रेता कैसे अपनी जो टोपी को गिराता है तो बंदर भी गिरा देता है, और जो कैप्सुलर खुश होकर अपनी सारी टोपीज कलेक्ट करके चला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा जो कैसे नहाता था उसको वो कॉपी किया था बंदर, और वो कैसे कैसे नहाता था, कौन कौन सा स्टेप वो फॉलो करता था, उसी की तरह उसने सारे स्टेप्स नहाने के लिए फॉलो किए। Until he was into the water up to his neck, और फिर वो धीरे से गर्दन तक पानी में बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. रब का मतलब होता है घिसना या फिर मलना। RUB रब का मतलब होता है घिसना या फिर मलना। तो क्या है कि एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था पानी में जाने के बाद, तो वो क्या है कि अपने हाथ या फिर अपने जो पैर है वहाँ से क्या है कि सोप यानी कि साबुन को उठाता था और पूरी बॉडी पर इसको मलता था या फिर रगड़ता था, ठीक है। कंफर्टेबल एक बार होने के बाद में वो अपने हाथ या पैर से साबुन को उठाता था और अपने पूरी बॉडी पर उसको रब करता था, मलता था। When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. किचन फायर का मतलब यहाँ पर चूल्हे से होगा बच्चों, KITCHENFIRE, किचन फायर का मतलब चूल्हे से। क्विकली, QUICKLY, क्विकली का मतलब शीघ्रता से, ठीक है। तो when the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो वो अपने आप को शीघ्र सुखाने के लिए बड़ी शीघ्रता से जो चूल्हा था वहाँ पर क्या है कि वो भागता था अपने आप को स्वयं को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्रिया, जो भी एक्टिविटीज़ वो करता था, यदि कोई भी उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ के बीच में हंस भी देता था तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो भावनाएं थी वो आहत हो जाती थी, हर्ट हो जाता था भाई वो भी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो नहाने से, जो नहाने की जो एक्टिविटी, नहाने का जो काम है उसको करने से वो मना कर देता था। रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, बॉइलिंग का मतलब यहाँ पर जलाने से होगा, ठीक है, BOILING, बॉइलिंग का मतलब जलाना। तो वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो स्वयं को जिंदा जलाने में कामयाब ही हो जाता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो है आज की स्टोरी यहीं तक। नेक्स्ट स्टोरी में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज की जो स्टोरी बताई है उसको ध्यान से रीड करना, ठीक है ना, इसको ढंग से रीड करना है आप लोगों को। जितने जो टिपिकल वर्ड्स आए हैं वो देख लेना,
और जो कुछ समझ में नहीं आई है नेक्स्ट क्लास में या लाइव क्लास में, जब भी आप स्कूल में हमसे मीट करने आओ तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स मैंने तीनों चैप्टर्स के आपको सेंड कर दिए हैं आपके ग्रुप में। अच्छे से उनको करना, अच्छी हैंडराइटिंग में करना, कोई मिस्टेक मत करना, और जो भी है रिवीजन आप लोग स्वयं से करते रहना। अब तो आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, जो कोई चीज़ नहीं समझ में तो वापस से वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।